ठीक है, तो इसमें हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्सरे टेक्नीशियंस को सर्टिफिकेट या तो डिप्लोमा देते हैं ना, उनको थोड़े बेसिक्स और क्लियर करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इस चीजों का पता ही होता है। द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, द टर्म मैटर describes as the all of the physical substances around us। इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि मैटर क्या चीज होती है कि जितने भी तुम आसपास में सब्सटेंसेस देखते हो, है ना, जैसे कि चेयर मान लेता हूं, है ना, क्या चेयर, अगर चेयर तुम्हारे आसपास में रखी है ना, तो फिजिकल सब्सटेंस है, तुम उसको टच कर सकते हो। और इसकी खासियत क्या होगी कि भाई चेयर के पास अपना मास भी होगा, वजन भी होता है चेयर का, और जहां जहां पे मान लो तुम एक कमरे के अंदर काफी सारी चेयर्स भर देते हो, है ना, तो वो उस जगह को घेर भी लेगी, है ना, स्पेस को घेर लेगी। अगर मैं एक ही रूम के अंदर काफी सारी चेयर्स रख देता हूँ तो वहां का स्पेस भी ले लेगी। तो मैटर कौन सी चीज होती है, तो तुम आसपास में अपने सराउंडिंग में जो भी चीज देखते हो उसका अगर वजन है, मास है, और वो अपना स्पेस भी लेती है, तो उसको हम मैटर बोलेंगे। सब चीजें, है ना, पेन हो गया, बैग हो गया, सब चीजें जो भी तुम आसपास में देखते हो सभी मैटर्स हैं। ठीक है, तो मैटर जो होता है, अभी तो तुम्हें सब बड़ा बड़ा जो जैसे चेयर वगैरह है ना, ये सब भी चीजें दिख रही हैं, बट ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो मैटर जो होता है वो, उनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम से मिलकर बनी होती है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर। चेयर हो गया, पेन हो गया, ठीक है, कोई भी बड़ी चीज तुम देखते हो, सभी की सभी चीजें किससे मिलकर बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है। तो एटम एक्चुअल में दिखता कैसा है, मतलब हमारी बॉडी हो गई, कोई भी चीज है, सभी के सभी जिससे मिलकर बनी है वो एटम है। हमारी बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट होगा, है ना, हमारी बॉडी भी एटम से ही मिलके बनी है। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है वैसे, ठीक है, एक दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। एटम मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे एस्टो, ये एटम हो गया, मॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें तीन एटम है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो ये एटम का डायग्राम है। एटम के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर तुम छोटे छोटे से देखोगे, एक तो प्लस साइन दिखाई देगा कहीं कहीं पे, है ना, और कहीं कहीं पे एक गोला सा दिखाई देगा ना, जो कि जिसको कोई साइन नहीं होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक तो प्रोटॉन जो प्लस साइन वाला है, और एक न्यूट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे देखने को मिल रहा है तुम्हें इसमें, नेगेटिव चार्ज है तुम्हारा सराउंडिंग में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहां पे है, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में देखोगे इलेक्ट्रॉन मार्क्ड है यहाँ पे, है ना, और ये सब प्रेजेंट किसके अंदर है, इनको बोलते हैं हम सेल्स या फिर ऑर्बिट। ये जो तुम्हें सर्कल से दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स या फिर ऑर्बिट। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला है इसको वैलेंस शेल बोला जाता है ना, सबसे बाहर वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ये एटम अगर हम देखें किसका एटम है, ये है कार्बन का एटम। तो कार्बन का एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। हर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, इसी वजह से वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो 6 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही प्रोटॉन। क्यों भाई, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर प्रोटॉन होते हैं, उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन भी होता है, जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना, पूरे ओवरऑल। तो ये कार्बन का न्यूट्रल एटम है। इसके ऊपर अगर तुम काउंट करोगे तो 6 तो तुम्हें इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, और बीच में 6 तुम्हें प्लस साइन मिलेंगे, यानी कि प्रोटॉन मिलेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। एटम आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। एटम जो होते हैं वो छोटे छोटे एटम भी और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हमने नाम दिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, चारों तरफ, और बीचों बीच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा इनमें से टाइनी पार्टिकल में से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो इजीली निकाला जा सकता है और ऐड ऑन करा जा सकता है, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट पे होता है, आराम से निकाला जा सकता है और ऐड करा जा सकता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन द सेंटर ऑफ एटम मेकिंग अप द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने कहा देखे थे? सेंटर में देखे थे। मेकिंग अप द न्यूक्लियस, ये क्या बना रहे होते हैं? न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पे थे? सराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। द चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एग्जैक्टली द सेम साइज बट अपोजिट साइन। अगर चार्ज की बात करो तो लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये तो होगा माइनस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और सेम ही चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है यहाँ पे? सी क्या है? ये यूनिट है। जैसे हर किसी की यूनिट होती है, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं, ऐसे ही चार्ज को कूलम में लिखते हैं। इसके बारे में भी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि भाई साइन अलग अलग है, बाकी चार्ज की वैल्यू क्या है? सेम। ठीक है। द चार्ज इन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एग्जैक्टली द सेम बट अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन में होंगे ना। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है ओवरऑल, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता था? तो कोई नहीं। हमने देखा था बीचों बीच बिना किसी चार्ज के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। सिंस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, अब हमें पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, दस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन शुड अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि प्लस माइनस कहीं पे चार्ज होगा तो आपस में वो आगे जब हम देखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, है ना। जबकि माइनस माइनस अगर चार्ज कहीं पे होगा तो रिपेल करेगा। एटम के अंदर हम देखें तो उसमें वो तो अलग अलग पोजीशन पे है, बट मान लो अगर तुमसे कोई बोल दो कि प्लस चार्ज आ गया और प्लस चार्ज आ गया आपस में, तो ये दोनों दूर भागते हैं ना, रिपेल करते हैं। या फिर माइनस माइनस आ गया तो ये दोनों भी रिपेल करेंगे, जबकि अपोजिट साइन जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो मैंने तुम्हें पिछले पेज पे वैल्यूज बताई थी कुछ, है ना, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह, मतलब चार्ज बताया था मेनली, तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पे अलग से लिखी हुई है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, COLUMB। ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज जो होगी, ठीक है, इसमें स्पेलिंग में देख देना, ए भी आएगा शायद से कूलम में। तो यूनिट ऑफ चार्ज मैं बता रहा था कि कूलम जो होती है वो यूनिट ऑफ चार्ज होती है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा? यहां पे देखो सेम ही है जो ऊपर था, बस साइन में क्या आ जाता है? प्लस साइन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पी से ध्यान रख सकते हो, पी फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? वजन, है ना। वो तो चार्ज की बात थी, यहाँ वजन की बात हो रही है ना। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है वो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। जबकि प्रोटॉन के ऊपर मास कितना है? 1.67, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। तो इतना ये मास दिया हुआ है प्रोटॉन में। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई दोनों में से मास किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका ज्यादा वजन है, तो अगर ध्यान से देखो तो भाई 9.1 और 1.67 को तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें जो पावर है, क्योंकि पावर का मेन रोल होता है ना, वो देखते हैं। यहाँ पे है 10 की पावर -31 और यहाँ पे है -10 की पावर -27। तो अगर माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही उसका वजन कम होगा। तो माइनस में वैल्यू किसकी है सबसे ज्यादा? 31 है इसकी, है ना। तो इसका वजन क्या होगा? कम। तो प्रोटॉन का वजन क्या होगा? ज्यादा। मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, लिखा हुआ है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये मैंने अभी जस्ट पहले बात बताई थी, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, मास ऑफ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर चुके थे और प्रोटॉन की, है ना, दोनों का हमने देखा था। बस न्यूट्रॉन की बात नहीं की थी, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर ही वजन रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं एक नंबर तुमने बार बार सुना होगा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर, आयोडीन पे चार्ज कैसा होगा जब वो किसी से रिएक्शन करेगा, रेडिएशन फिजिक्स में एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि एटॉमिक नंबर क्या चीज है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा काफी समझना। तो इस वजह से मैं सब करा रहा हूँ, ताकि किसी को कुछ भी ना आता हो तब भी वो एग्जाम आराम से क्लियर कर पाए, अगर उसने सिंपली लेक्चर देखे हैं और चीजें याद रखने की कोशिश करी है तो। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। डिफरेंट एटम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास में तुम एलिमेंट देखते हो, ठीक है, या हर एक एलिमेंट जो भी, मान लो आयरन है, ठीक है, वाटर है, या कोई भी एटम है, तो सभी के अंदर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो सकते हैं, सॉरी डिफरेंट प्रोटॉन हो सकते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डिफरेंट होने की वजह से सब चीजें अलग अलग है ना, वरना तो सभी एक जैसा होता। आयरन की रोड अलग है ना, कॉपर अलग है, तो नेचर सबका अलग अलग है। तो वो किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस नहीं होता तो ये सब चीजें सेम ही होती। तो डिफरेंट एटम consist of different proton, neutron, electron. Elements are different because they contain different number of proton. यानी कि अच्छा, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जिसका एटॉमिक नंबर अलग होगा या फिर उसके अंदर के प्रोटॉन्स जो है वो अलग होंगे, वो एलिमेंट भी अलग हो जाएगा। जैसे मान लो किसी के अंदर 7 प्रोटॉन है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, किसी के अंदर 12 प्रोटॉन हो गए तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, है ना। उसका नेचर जो होगा वो अलग होगा, बनावट अलग होगी, साइज, शेप, है ना, सॉफ्ट, हार्ड, सब चीजें अलग होगी। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये अभी मैंने तुम्हें बताया कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का वही होता है जो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। इट इज डिनोटेड बाय Z। हम किससे इसको दर्शाते हैं एटॉमिक नंबर को? जैसे हम टाइम को T से लिखते हैं, ऐसे एटॉमिक नंबर को Z से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं? Z से। इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेकिंग एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी एक एटम की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मेकिंग एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर सेम है, मान लो इसके भी 7 हैं और इसके भी 7 हैं, तो हमने पता है कि भाई ये न्यूट्रल हो जाएगा, +7 होगा, ये -7 होगा, और ये आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चार्ज कोई भी नेट चार्ज नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। जैसे हमने कार्बन देखा था ऊपर वहां पे, तो उसमें 6 तो प्रोटॉन थे, ठीक है, और 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे टोटल, है ना, हम मान के चलेंगे उस टाइम पे कि न्यूट्रल हो गए, तो फिर ओवरऑल 0 चार्ज रहेगा इसमें। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, बात एक ही है, दोनों घुमा फिरा के लिखी हुई है। जैसे यहां पे कार्बन का एग्जांपल था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा?
6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6 है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो फिर चार्ज कैसे आता है फिर, है ना। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक दो चीजें मैं रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, शुरुआत में हम बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हमने बात करी तो उसमें देखा कि बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर चार्ज होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो बीच में प्रोटॉन थे उसके ऊपर भी चार्ज होता है, सेम चार्ज होगा, है ना। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। इसके बाद न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आंसर होगा 0। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। वजन कितना होता है, वेट कितना होता है न्यूट्रॉन के ऊपर, तो वो सेम होगा जितना प्रोटॉन का। ठीक है, अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दोनों में किसका वजन ज्यादा था, मास ऑफ प्रोटॉन का वजन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन काफी कम होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 10⁻⁻27 था, इस पे 10⁻31। ठीक है, तो ये जो माइनस में वैल्यू कम है इसका मतलब क्या होगा, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसका वजन ज्यादा होगा, है ना। कैसे ये माइनस, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे 10⁻⁻27 है तो इसको हम 1/10⁻27 लिखते हैं, तो नीचे डिवीजन में वैल्यू कम हो गई, जबकि उसमें डिवीजन में आती है 10⁻31, तो वैल्यू छोटी हो जाती है जब हम ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है, बट ये मैथमेटिक्स वगैरह हम बाद में कवर करेंगे कभी, जब बेसिक बेसिक पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। जैसे एक एटम में मान लो दिया हुआ है कि कोई एक एटम है, उस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है या उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। बट अगर मान लो किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसका मतलब क्या होगा कि इट हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। कैसे, यहां पे देखोगे तो एटॉमिक नंबर के बारे में दिया हुआ है कि 6 है कार्बन का। प्रोटॉन हमेशा फिक्स होते हैं, उनको तो निकाला नहीं जा सकता। जैसे मैंने तुमसे पूछा था कि किसको निकालना आसान होगा, तो इलेक्ट्रॉन। तो अगर +1 चार्ज आया है तो वो कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन की वैल्यू भी 6 हो गई, इलेक्ट्रॉन की कितनी हो गई 5, तो नेट चार्ज कितना आ गया +1। ये नेट चार्ज कैसे आ गया +1, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है 5, क्योंकि एक तो निकल गया था +1 की वजह से, तो 5 को तो कैंसिल कर देंगे वो, है ना, प्रोटॉन को, बट एक तब भी बच जाएगा, है ना। भाई 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो उसमें से कैंसिल कर देंगे, एक प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला बच जाएगा, तो इस पे नेट चार्ज फिर कितना आ गया +1 चार्ज। इस तरीके से ये रिलेशन आता है इसका। यहां पे अगर देखें -1 है, -1 का मतलब क्या बताया था, ऊपर लिखा हुआ था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो जाएगा। तो अगर एटॉमिक नंबर है 6 तो प्रोटॉन कितने होंगे 6। इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रहते हैं जब तक चार्ज ना हो, बट इसके ऊपर चार्ज है ना। तो -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। अब ओवरऑल चार्ज देखो कितना बचेगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन 7 हैं और प्रोटॉन 6 हैं, तो कैंसिल आउट करके सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस वजह से इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया -1। ठीक है, अब आते हैं मास नंबर पे। एटॉमिक नंबर में तो भाई सिंपली जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास मास नंबर निकल जाता है।
फॉर एग्जाम्पल मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि मास नंबर जो है कार्बन का वो 12 है। तो 12 अगर मास नंबर है तो 6 तो उसमें प्रोटॉन होंगे, ये हमें पता ही है, हमने पहले ही पढ़ लिया है ना, और 6 उसमें न्यूट्रॉन होंगे। तो किसी का भी अगर मुझे मास नंबर निकालना है तो सीधा सीधा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल कार्बन का यहाँ पे दे रखा है। तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कार्बन का मास नंबर होता है 12, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन। अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें, तो ये हमें थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा। इजी है याद रखने के लिए, तो मैंने ज्यादा तो नहीं, फिलहाल के लिए सिर्फ तुम्हें 20 नाम याद रखने हैं। ठीक है, कितने हैं? 20। तो 20 के 20 का तुम्हें एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये पक्का पता होना चाहिए। कैसे? देखो, एलिमेंट है, ये सारे के सारे 20 एलिमेंट लिखे हुए हैं लेफ्ट की तरफ। फिर बीच में उसके सिंबल है। सिंबल को अगर देखें तो शुरुआत से या तो एक लेटर होगा, ठीक है, एक अल्फाबेट होगा, है ना, या फिर दो हो सकते हैं। ठीक है, यही ज्यादातर होता है। जैसे हाइड्रोजन का एक एच उठा लिया, हीलियम का एच ई उठा लिया, लिथियम का एल आई उठा लिया। ठीक है, ठीक है, इसमें शायद आएगा भी लिथियम में आई की स्पेलिंग, है ना, तो वो देख लेना एक बार। तो लिथियम आ जाएगा, और बेरिलियम में बीई, बोरोन में बी ओ आर ओ एन का बी उठा लिया। इस तरीके से सिंबल तो आसानी से याद हो जाएंगे तुम लोगों को। एटॉमिक नंबर में भी हाइड्रोजन से शुरुआत करनी है, याद ऐसे रखना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, इस तरीके से। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर टोटल होता है ना, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। इसका मतलब यहाँ पे जो मास नंबर लिखा हुआ है हाइड्रोजन का, वो क्या है? 1। इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन होगा। अगर प्रोटॉन एक है तो फिर आंसर भी 1 ही है, यानी कि इसमें मास नंबर में होना क्या चाहिए था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन के अंदर 0 होते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। जबकि जो हीलियम है, हीलियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही बराबर अमाउंट में होंगे। तो अगर 2 न्यूट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। ऐसे ही लिथियम में 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 4 होते हैं, तब जाके ये 7 आएगा। ठीक है, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे 2, 4, 5 ये कैसे आ गई भाई? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है ना, उनका रिलेशन इनसे नहीं है ना, न्यूट्रॉन की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसको याद कैसे रखें? कहीं पे तो दुगना है, कहीं पे एक बढ़ाकर है, तो ज्यादातर केसेस में इक्का दुक्के को छोड़ दें। तो जो इवन नंबर है, जैसे कि 2, ठीक है, जैसे कि 4, जैसे कि 6, जैसे कि 8, इन सभी का डबल करना है। डबल करके आंसर आ रहा है। ठीक है, 1, 2 का तुम्हें देखना पड़ेगा, जैसे बेरिलियम का 9 याद रखना पड़ेगा, इसमें डबल बढ़ा के 1 दिया हुआ है ना। जबकि जो ओड है उनमें लगभग लगभग सभी में डबल बढ़ाकर 1 का एड ऑन किया हुआ है। जैसे कि ये 3 है, 3 का डबल कितना हो गया? 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो जो ओड नंबर है, ओड नंबर किसको बोलते हैं? 1, 3, 5, 7, ये इनमें तो डबल बढ़ा के 1 ऐड करना है, और इवन वालों में जस्ट डबल करना है। ठीक है, बट 1, 2 में ये लागू नहीं होता, तो उनको तुम्हें अलग से याद रखना पड़ेगा, जैसे बेरिलियम हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हें सीरीज ध्यान रखनी है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है? 17। मास नंबर कितना होता है? 35.5। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात है कि भाई प्रोटॉन तो हो गए 17, ठीक है, प्लस इसमें आ रहा है 18.5 न्यूट्रॉन।
तो 18.5 का मतलब क्या, क्या आधा न्यूट्रॉन होता है? मतलब 0.5 का मतलब तो आधा ही होगा ना। तो भाई आधा इंसान थोड़ी होगा, जैसे कोई स्ट्रक्चर है तो उसके आधा कैसे था ना, तो इसका मतलब इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं एक दो जो तुम्हें आगे समझ में आएंगी, आइसोटोप के अंदर हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें बात करूं, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये, और इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है मल्टीपल एग्जाम देने के बाद, ठीक है, कि भाई सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है तुम्हारा आइसोटोप्स पर, ठीक है। तो आइसोटोप्स तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब तुम्हें एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही मिलेगा, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, डीएसएसबी, रेलवे, इनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेसिक से जो मिलता है क्वेश्चन वो यही मिलता है, ठीक है। पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19 का जस्ट डबल करोगे 38 प्लस 1 करोगे, ठीक है, 39 आ जाएगा। तो ओड इवन वाला मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ये तुम्हें 20 के 20 याद रखने हैं। 20 में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो इनका याद रखना है तुम लोगों को। जैसे कोई पूछ ले कि भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो तुम्हारे पास टिप्स पे होना चाहिए 17, ठीक है। जो नियोन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है, तो देखो नियोन कहां पे था, 10 पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, नाम बार बार आएंगे नियोन वगैरह जब हम आगे उस पे जाएंगे, एमआरआई वगैरह के अंदर हीलियम, नियोन गैसेज होती हैं, तो ये तुम्हें जब भी समझ में आएगा जब तुम्हें ये सब चीजें पढ़ी होंगी। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए कैसे, अगर तुमसे कोई पूछ ले डायरेक्टली कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के बताओ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे? एटॉमिक मास इसको एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमने पढ़ा, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं इसको इधर ले जाके माइनस कर दूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल मुझे कार्बन के पता करने थे, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 6 का डबल 12, एटॉमिक मास हो जाता है दुगना 12, और माइनस एटॉमिक नंबर कितना था 6, तो आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। ये सब में तुम्हें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे एटम दे रखे हैं, और इन सभी के अंदर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालने हैं, प्रोटॉन भी निकालने हैं, और न्यूट्रॉन भी। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है शुरुआत में, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमने याद किया था, ऊपर पढ़ रहे थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से नाइट्रोजन, तो उसमें एटॉमिक नंबर आता है नाइट्रोजन का 7। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन 7, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज तो नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 7। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना होता, कितना था इसका, 14, ठीक है। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना है कि 14 वाले में जब तुम ऊपर सीरीज देखोगे तो नाइट्रोजन में भी 14 रहता है, इसका 15 नहीं होगा, है ना, कभी डबल करके ऐड कर दो। तो एक दो एक्सेप्शन है, उनको अलग से याद रखना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 7 आ गए, ठीक है। तो एक हमने एग्जांपल देख लिया। ऐसे ही सल्फर का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सबको प्रैक्टिस करना है तुम्हें। अब आते हैं इस पे, पोटेशियम 2+, है ना, इसके ऊपर बताना है एटॉमिक नंबर वगैरह, प्रोटॉन वगैरह सब चीजें। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है पोटेशियम का, 19 होता है। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 19 हो गया, ठीक है। इस पे +2 चार्ज है। +2 चार्ज का मतलब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स दो जो हैं
प्लस कब आता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो बचे कितने? 17। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना था इसका? 39, और माइनस एटॉमिक नंबर था 90, ठीक है। माइनस करेंगे, आंसर जाएगा हमारा 20। तो इस तरीके से हम सभी के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ऐसे यहाँ पे सोडियम का दिया हुआ है कि अगर मान लो किसी के ऊपर सोडियम प्लस चार्ज है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, ठीक है। सोडियम के बाद कार्बन आता है 12, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 11 हो जाएंगे। प्लस चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, तो 10 आ गया। ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या बता रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 23 माइनस 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकल गया। एक माइनस का एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 9, है ना। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 9 होगा। ये हमें याद रखना है, एटॉमिक नंबर याद रखना है तुम्हें, ठीक है। मेनली कोशिश सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमने ऊपर से नीचे तक पढ़ा था ये सीरीज, इसमें तुम्हें सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर याद रख के तुम्हारा लगभग लगभग सारा काम हो जाएगा, ठीक। उससे तुम डबल करके एटॉमिक मास निकाल लोगे। सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है, एक ही चीज याद रखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसमें? 9। 2 माइनस का मतलब 2 ऐड हो गए, है ना। प्रोटॉन तो इसके इतने ही रहता है, प्रोटॉन तो कभी चेंज होते ही नहीं। 2 ऐड क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो गए, 11 आ गया। और जो न्यूट्रॉन है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका फ्लोरीन का कितना होता है भाई? 9 का डबल करा 18, और एक ऐड कर दिया तो 19 आ गया। 19 माइनस एटॉमिक नंबर ऊपर 9 था ही, है ना, तो आ गया 10। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्लीट सिंबल जो लिखा जाता है, जैसे कि हम कार्बन लिख देते हैं, है ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था? 6, ठीक है। उससे जस्ट हम डबल करके ऊपर लिख देते हैं। अच्छा, मैंने सोडियम के बाद वो 12 बता देता एटॉमिक नंबर, वो मैग्नीशियम का होगा, है ना, वो मेरे ध्यान से उतर गया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, उससे जस्ट डबल हम कर देते हैं, एटॉमिक मास हो गया। तो सिंबल लिखने का तरीका ये होता है कि हम नीचे तो लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, है ना, और ऊपर लिख देते हैं एटॉमिक मास। तो कंटेन द सिंबल ऑफ एलिमेंट। कंप्लीट सिंबल क्या होगा? एक तरीके का एलिमेंट का सिंबल है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर उसमें लिखे होंगे, है ना। नीचे की तरफ कोई मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है, तो उसमें नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर की तरफ मास नंबर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से मेनली लिखा जाता है कि नीचे एटॉमिक नंबर लिख दिया, ऊपर मास।